नेपोलियन हिल का कथन, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह इस दुनिया में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, एक अटल सच्चाई प्रस्तुत करता है। सोचिए, कितनी बार हमारी ऊर्जा महत्वहीन बातों में बर्बाद हुई है। कितनी बार टिप्पणियों, आलोचनाओं या असफलताओं ने हमारे जीवन को नियंत्रित किया है। ये लेख आपको प्रतिकूलताओं के सामने अडिग रहने का तरीका बताएगा। मान लीजिए, जब भी कोई आपको उकसाता है या कोई अप्रत्याशित स्थिति आती है, आपके पास दो विकल्प होते हैं, प्रतिक्रिया देना या अडिग रहना। इसी चौराहे पर रणनीतिक उदासीनता की असली ताकत निवास करती है। ज्यादातर लोग कठपुतली की तरह प्रतिक्रिया देते हैं, छोटी छोटी आलोचनाओं, देरी, निराशाओं और सोशल मीडिया की टिप्पणियों को अपने दिन के कामकाज को तय करने देते हैं। लेकिन जिन्होंने कुछ भी परेशान न होने की कला में महारत हासिल कर ली है, उनके पास जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, आत्मनियंत्रण। प्रतिक्रिया न देने का मतलब निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है अपनी आंतरिक शांति को किसी ऐसे व्यक्ति या चीज को सौंपने से इनकार करना जो उसके योग्य नहीं है। याद कीजिए, आखिरी बार कब आपको बिना वजह गाली दी गई या आलोचना की गई थी। स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रतिशोध होती, लेकिन मुस्कुराकर आगे बढ़ने से हमलावर की शक्ति समाप्त हो जाती है। वह आपकी प्रतिक्रिया आपका गुस्सा चाहता था, उसे न पाकर वह निहत्था हो जाता है, जबकि आप मजबूत और अडिग बने रहते हैं। यह वह मौन शक्ति है जिसे कम लोग ही जानते हैं, लेकिन सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। यह व्यवहार केवल सैद्धांतिक नहीं है, महान नेताओं और विचारकों ने इसका उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए, एंड्रयू कार्नेगी ने हिल को बताया कि सबसे शक्तिशाली लोग जो उन्होंने जाने थे, वे सबसे ज्यादा बोलने वाले या प्रतिक्रियाशील नहीं थे, बल्कि वे थे जो तूफान के बीच शांत रहते थे। हिल ने इस प्रकार मानसिक शक्ति को समझा, भावनाओं की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित न होने की क्षमता के रूप में। कितने दिन या हफ्ते हमने किसी तुच्छ बात पर विचार करते हुए गंवा दिए। अन्यायपूर्ण आलोचनाओं या भूले हुए गलतियों की वजह से कितनी रातें नींद में कटी। यह हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की कीमत है। इसके विपरीत, रणनीतिक उदासीनता छानना, चुनना और जानबूझकर यह तय करना है कि आपका ध्यान किस चीज के योग्य है। मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि ज्यादातर लोग घटना से ज्यादा उसकी आशंका से पीड़ित होते हैं। समस्याओं की कल्पना करने या असहज स्थितियों को मानसिक रूप से फिर से जीने से होने वाला तनाव खुद स्थिति से ज्यादा हानिकारक होता है। अक्सर हमें जो होता है उससे नहीं, बल्कि जो हम मानसिक रूप से बार बार जीते रहते हैं उससे हार मिलती है। अडिग रहने का अभ्यास करके हम अपनी भावनात्मक स्थिरता और स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, काम पर अन्यायपूर्ण आलोचना। ज्यादा लोग तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, अपनी आवाज का लहजा बदल देंगे, लेकिन शांत रहना, केवल जरूरी जवाब देना या जवाब न देना आंतरिक शांति को बनाए रखता है और दूसरों के सामने आपकी छवि को ऊंचा उठाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। आप एक ही दिन में हर चीज के प्रति प्रतिरक्षित नहीं हो जाते। अभ्यास छोटे छोटे क्षणों से शुरू होता है। कतारें, अप्रिय टिप्पणियां, यातायात। फूट पड़ने के बजाय पूछें, क्या यह मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रभावित करता है? क्या यह मेरी ऊर्जा के योग्य है, या मैं किसी महत्वहीन चीज को शक्ति दे रहा हूं? इस प्रश्न को दोहराने से जीवन के तुच्छ हमलों के खिलाफ एक अदृश्य कवच बन जाता है। जो लोग इस तरह का रवैया अपनाते हैं, उन्हें ज्यादा भरोसेमंद और प्रभावशाली माना जाता है। खुद को थोपने से नहीं, बल्कि अराजकता के बीच स्थिरता दिखाने से। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर बेकाबू हो जाते हैं, जो व्यक्ति दृढ़ रहता है वह एक आदर्श बन जाता है। रणनीतिक उदासीनता कमजोरी का नहीं, बल्कि ताकत का संकेत है। अगले 7 दिनों में एक विशेष प्रकार की उत्तेजना को अनदेखा करें। काम पर तीखी टिप्पणी, पारिवारिक आलोचना, सोशल मीडिया पर हमला। देखें कि आपका रवैया कैसे बदलता है, कैसे आप ध्यान केंद्रित रखते हैं और आगे बढ़ते हैं।
यह छोटी सी चुनौती दिखाएगी कि आपकी अनुमति के बिना कुछ भी या कोई भी आप पर शक्ति नहीं रखता। संक्षेप में, रणनीतिक उदासीनता यह चुनने की क्षमता है कि क्या महत्वपूर्ण है और बाकी को शोर की तरह जाने देना है। यह तूफान को पार करना है बिना भीगने के। जब सब कुछ हिल रहा हो तब भी स्थिर रहना। हर उत्तेजना को अपनी मौन शक्ति के लिए ईंधन में बदलना। जो इस तरह जीता है उसे पता चलता है कि अपनी शांति को भंग करने वाली किसी भी चीज से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भावनात्मक नियंत्रण के संदर्भ में सबसे हानिकारक पहलुओं में से एक पैसों से संबंध है। पैसा अपने आप में निष्क्रिय है। इसकी शक्ति उन भावनाओं में निवास करती है जो हम इससे जोड़ते हैं। हारने का डर, कमी की चिंता, दिखावा करने में गर्व। यही भावनात्मक खेल है जो बहुतों को बंधक बना लेता है। अध्ययन दर्शाते हैं कि 70% से ज्यादा कर्ज में डूबे लोग कर्ज की राशि से नहीं बल्कि भावनात्मक बोझ से पीड़ित होते हैं। चिंता, वसूली के कॉल का डर, शर्म, तुलना। वास्तविकता नहीं बल्कि मन की प्रतिक्रिया दर्द देती है। कितनी बार हमने स्वीकार किए जाने या किसी खालीपन को पूरा करने के लिए अनावश्यक चीजें खरीदी हैं। इन खरीदारी के पीछे आवश्यकता नहीं बल्कि भावना है। आवेग पर नियंत्रण का अभाव। इस व्यवहार के बार बार होने से वित्तीय स्वतंत्रता का नुकसान होता है। माइक टायसन, जिसने $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लगभग सब कुछ खो दिया। अवसर या प्रतिभा की कमी से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की कमी से। अत्यधिक खर्च, आवेगी निर्णय, बुरे प्रभाव। चाहे कितना भी पैसा कमाए, भावनात्मक नियंत्रण के बिना पैसा बह जाता है। वॉरेन बफेट ने इसके विपरीत ठोस धन बनाया, दिखावा नहीं करके बल्कि भावनात्मक अनुशासन को बढ़ावा देकर। जबकि अन्य डर या उत्साह से बह गए, वह दृढ़, धीरज और नियंत्रित रहा। यह वैसा ही है जैसे कुछ भी परेशान ना हो, जिसमें वित्तीय उतार चढ़ाव भी शामिल हैं। जब हम पैसों को भावनाओं का नियंत्रण सौंप देते हैं तो हमें कभी शांति नहीं मिलती। थोड़े से होने पर हम चिंतित रहते हैं, ज्यादा होने पर खोने के डर से। मन पर नियंत्रण रखने पर हमें पता चलता है कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। यह जागरूकता सब कुछ बदल देती है। कितनी बार हमने पैसे की कमी के डर से अपने सपनों या अवसरों को छोड़ दिया है। कितनी बार वित्तीय चिंता ने हमारे मूड, फैसलों और स्वास्थ्य को नियंत्रित किया है। ज्यादातर लोग कमी के गुलाम के रूप में जीते हैं, एक दुष्चक्र बनाते हैं। प्रत्येक वित्तीय निर्णय से पहले रुकना है। खर्च करने, निराश होने, तुलना करने से पहले पूछें, क्या यह कार्रवाई मुझे उस जीवन के करीब ले जाती है जो मैं चाहता हूं? क्या मैं तर्क संगत रूप से निर्णय ले रहा हूं या किसी क्षणिक भावना पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं? भावना और क्रिया के बीच यही वह स्थान है जहां स्वतंत्रता निवास करती है। नेपोलियन हिल का दावा था कि बहुत से लोग ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की कमी से असफल होते हैं। महामंदी के दौरान हजारों लोगों ने निराशा में अपनी संपत्तियां बेचकर सब कुछ खो दिया। जिन्होंने शांत रहना सीखा, उन्होंने अपनी किस्मत फिर से बनाई, ज्यादा बुद्धिमान होने से नहीं बल्कि भावनाओं को अपने चुनाव तय करने की अनुमति न देने से। असली वित्तीय स्वतंत्रता ज्यादा कमाने में नहीं है बल्कि पैसों से पैदा होने वाली भावनात्मक गुलामी से मुक्त होने में है। आर्थिक कठिनाइयों के सामने मुस्कुराना, तब भी स्पष्ट रूप से सोचना जब कम लगता हो, पहले से ही एक लाभ है। सोचिए कि पैसों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने से आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। कम चिंता, कम तुलना, समझदार निर्णयों के लिए अधिक स्पष्टता और जो महत्वपूर्ण है उस पर अधिक ध्यान। यह बदलाव एक ही दिन में नहीं होता, लेकिन यह आज से ही शुरू हो सकता है, हर छोटे से चुनाव से। पैसा कभी समस्या नहीं होगा। समस्या यह है कि हम भावनाओं से नियंत्रित होने पर उसे कितनी शक्ति देते हैं। इस क्षेत्र में कुछ भी परेशान न होने का व्यवहार करके आप एक नई कहानी लिखना शुरू करते हैं, जहां पैसा आपके अनुशासित मन का पालन करता है। आलोचना एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन केवल तभी जब आप अनुमति दें।
कई लोग पहली नकारात्मक टिप्पणी के सामने ही ढह जाते हैं, जैसे कि दूसरों की राय उनके मूल्य को परिभाषित करती है। इसी तरह कई सपने मर जाते हैं, क्षमता या संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि अस्वीकृति से निपटने की अक्षमता से। नेपोलियन हिल ने कहा कि सबसे सफल वे नहीं थे जिनकी कभी आलोचना नहीं हुई, बल्कि जिन्होंने आलोचना को छानना सीखा। थिंक एंड ग्रो रिच प्रकाशित करने पर सन 1937 में हिल पर हमला हुआ। बहुतों ने उन्हें धोखेबाज कहा, यह कहते हुए कि उनके विचार भ्रामक थे। स्वाभाविक प्रतिक्रिया खुद पर शक करना, पीछे हटना, हार मानना होता। लेकिन हिल ने समझा कि लोगों के सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करने की कीमत अस्वीकृति थी। दशकों बाद उनकी कृति की लाखों प्रतियां बिकी। आपने कितने विचार सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि किसी ने कहा कि वे काम नहीं करेंगे? कितने आशाजनक प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि बाहरी आवाज आपकी आस्था से ज्यादा ऊंची थी? आलोचना ठप कर देती है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे अपने मन का नियंत्रण सौंप दें। दो तरह की आलोचनाएं होती हैं, रचनात्मक जो सुधार के रास्ते दिखाती है, और विनाशकारी जो असुरक्षा या ईर्ष्या का प्रतिबिंब है। एक को दूसरे से अलग करना जरूरी है। पहला विकास को गति देता है, दूसरे की तभी शक्ति होती है जब आप उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। एक मूर्तिकार की कल्पना कीजिए। कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं। क्या मूर्तिकार को अपना काम छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वह अपनी आंतरिक दृष्टि से निर्देशित होकर काम करता रहता है। जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। अनुमति न दें कि जो आपके रास्ते को नहीं समझते हैं, उनका निर्णय आपके निर्माण को रोक दे। अस्वीकृति का डर एक प्रमुख कारण है। बहुत से लोग आलोचना की कल्पना करके परियोजनाएं शुरू नहीं करते हैं। इससे एक दुष्चक्र पैदा होता है। जितना अधिक हम आलोचना किए जाने से डरते हैं, उतना ही कम काम करते हैं। जितना कम काम करते हैं, उतने ही दूर अपने लक्ष्यों से हो जाते हैं। इसका हल है खेल को उलट देना। आलोचना से भागने के बजाय उसकी प्रतीक्षा करें। समझें कि यह हमेशा आएगी, क्योंकि आलोचना का मतलब गलत होना नहीं, बल्कि गतिमान होना है। हम जितना अधिक प्रासंगिक काम करते हैं, उतनी ही अधिक आलोचनाएं मिलती हैं। महान नवोन्मेषक, कलाकार और नेता कठोर निर्णयों का शिकार हुए, बुरे होने से नहीं, बल्कि प्रतिमानों को बदलने से। जो सामान्य से बाहर निकलने की हिम्मत करता है, वह प्रतिरोध पैदा करता है। अंतर यह है कि उन्होंने बाहरी आवाजों को अपनी आंतरिक दृष्टि नहीं छीनने दी। आलोचना मिलने पर रुकें, पूछें, क्या उस व्यक्ति के पास यह बताने का अनुभव है कि वह क्या कह रहा है? क्या उसने जो कहा वह मुझे विकसित होने में मदद कर सकता है? यदि हां, तो धन्यवाद कहें और इसे सीखने के रूप में प्रयोग करें। यदि नहीं, तो जाने दें। बेकार शब्दों को अपने साथ न रखें। यह छानना उन लोगों को अलग करता है जो आगे बढ़ते हैं और जो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। आलोचना से निपटना मन को भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न देने के लिए प्रशिक्षित करना है। यह ऐसा है जैसे हर टिप्पणी को एक तार्किक फिल्टर के सामने रखा जाता है। यदि उपयोगी है तो इसका उपयोग करें, यदि उपयोगी नहीं है तो इसे छोड़ दें। कभी भी किसी की राय को अपनी शांति को भंग न करने दें। सच्ची ताकत शांति और अडिगता बनाए रखने की क्षमता में निवास करती है, यहां तक कि बाहरी मौखिक हमलों के सामने भी। जो व्यक्ति इस तरह से आलोचना से निपटने की कला में महारत हासिल करता है, वह स्वतंत्रता प्राप्त करता है, यह समझते हुए कि केवल वह ही अपनी यात्रा को निर्धारित करने की शक्ति रखता है। जीवन अपने सार में शांत सागर के रूप में नहीं प्रस्तुत होता है। बाधाएं, अप्रत्याशित घटनाएं, हानियां और दबाव मानवीय अनुभव के अंतर्गत आते हैं, और यही उन चुनौतीपूर्ण क्षणों में सच्ची ताकत प्रकट होती है। प्रतिकूलताओं की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि जब स्पष्ट अराजकता प्रबल होती है। नेपोलियन हिल ने माना कि सबसे अधिक प्रशंसित और प्रभावशाली व्यक्ति वे हैं जो दबाव में शांत और आत्मनियंत्रण दिखाते हैं।
जबकि बहुत से लोग आवेगी प्रतिक्रियाओं के आगे झुक जाते हैं। जो लोग महत्वपूर्ण क्षणों में शांत रहने की कला में महारत हासिल करते हैं, वे एक सूक्ष्म लाभ प्राप्त करते हैं जो उनके जीवन के पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से बदलने में सक्षम होता है। उन अवसरों पर विचार करें जब दबाव ने आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। शायद कर्ज की स्थिति में आपने हताशा में आरण स्वीकार कर लिया हो, जो बाद में और भी बड़ा बोझ बन गया हो। या पारिवारिक बहस में क्षण के उफान में कहे गए शब्दों ने ऐसे घाव दिए हों जो ठीक करने में मुश्किल हों। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि यह दबाव ही नहीं है जो विनाश का कारण बनता है, बल्कि यह है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जो गहरी सांस लेना, विराम देना और समझदारी से अवलोकन करना सीखता है, उसे वहां स्पष्टता मिलती है जहां अन्य केवल निराशा देखते हैं। एक उल्लेखनीय घटना जो इस रवैये को दर्शाती है, थॉमस एडिसन के जीवन में हुई। जब उनकी प्रयोगशाला आग में जल गई, जिससे वर्षों के काम और अमूल्य निवेश नष्ट हो गए, तो वे त्रासदी के आगे झुक सकते थे। हालांकि इसके बजाय उन्होंने अपने परिवार को आग को देखने के लिए बुलाया और घोषित किया कि यह एक अविस्मरणीय दृश्य होगा। अगले दिन उन्होंने फिर से शुरू किया और इस पुनर्जन्म से और भी भव्य नवाचार हुए। यह प्रतिक्रिया कठिनाइयों की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि दबाव में शांत रहने के जानबूझकर निर्णय से उत्पन्न हुई। विज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि जब तनाव शरीर पर हावी हो जाता है, तो तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्र को सचमुच बाधित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, दबाव में मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से तत्काल समाधान चुनता है, भले ही वे लंबे समय में हानिकारक हों। हालांकि शांत रहने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों में भावनाओं के बजाय तर्क को प्राथमिकता देने की क्षमता विकसित होती है, जो उन्हें अधिकांश लोगों के मुकाबले एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। अपने व्यावहारिक जीवन में इस क्षमता के परिवर्तनकारी प्रभाव की कल्पना कीजिए। पेशेवर माहौल में जबकि सहकर्मी संकट के सामने निराश हो जाते हैं, आप दृढ़ रहते हैं, विकल्पों का विश्लेषण करते हैं और प्रभावी समाधान प्रस्तावित करते हैं। बातचीत में जबकि अन्य हारने के डर से किसी भी शर्त को स्वीकार करने में जल्दबाजी करते हैं, आप रणनीतिक मौन बनाए रखते हैं और सबसे उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हैं। यह रवैया न केवल आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि अधिकार भी प्रसारित करता है। आखिरकार, महत्वपूर्ण क्षणों में लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन चाहते हैं जो अधिक स्थिर और संतुलित दिखाई दे। लेकिन इस क्षमता का विकास कैसे करें? रहस्य तूफान की प्रतीक्षा में नहीं है और फिर खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करना है, बल्कि रोजाना दिमाग को प्रशिक्षित करना है। यह युद्ध से पहले एक सैनिक को तैयार करने जैसा है। अनुशासन के छोटे छोटे दैनिक अभ्यास, जैसे एक ही समय पर उठना, लगातार आदतें बनाए रखना या शिकायत के बिना छोटी छोटी परेशानियों से निपटना, सबसे बड़ी चुनौती के क्षणों के लिए प्रशिक्षण के रूप में काम करते हैं। हर बार जब आप छोटी सी निराशा के सामने शांत रह पाते हैं, तो आप आंतरिक लचीलापन को मजबूत करते हैं, जो आपको तब स्थिर रखेगा जब कुछ और महत्वपूर्ण हो। खुद से पूछें, कितने अवसर समय से पहले निराशा के कारण खो गए? कितनी बार आप एक आशाजनक परियोजना से हार गए क्योंकि पहली कठिनाई असंभव लग रही थी? दबाव हमेशा रहेगा, लेकिन इसे अपना दुश्मन होने की जरूरत नहीं है। यह वह प्रशिक्षण स्थल हो सकता है जहां आप खुद को साबित करते हैं कि आप किसी भी प्रतिकूलता का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसी समस्या का सामना करें जो बहुत बड़ी लगे, तो अपनी सोच बदलने का प्रयास करें। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है के बजाय खुद से पूछें, मैं इस क्षण का उपयोग अपने नियंत्रण को प्रदर्शित करने के लिए कैसे कर सकता हूं? यह साधारण परिवर्तन दबाव को अवसर में बदल देता है, क्योंकि जब बहुत से लोग ढह जाते हैं, तो जो व्यक्ति दृढ़ रहता है वह लचीलापन और नेतृत्व का उदाहरण बन जाता है। दबाव के सामने शांति न केवल एक सराहनीय गुण है, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति भी है।
जो लोग घबराहट पर काबू पाना सीख जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि बड़े से बड़े तूफान में भी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना और भी मजबूत होकर बाहर निकलना संभव है। और यही उन लोगों का सबसे बड़ा राज है जो अडिग दिखते हैं। वे दबाव से नहीं भागते, बल्कि उसे दुनिया को दिखाने के मंच के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि कुछ भी उनकी मौजूदगी, फोकस और आंतरिक शक्ति को हिला नहीं सकता। इंसान का बहुत सारा दुख वास्तव में जो होता है उससे नहीं, बल्कि उन चीजों से जुड़ाव के कारण होता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसा लगता है मानो मन वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अतीत को फिर से लिखने या भविष्य को नियंत्रित करने पर जोर देता है। ये जरूरत कि सब कुछ ठीक वैसे ही हो जैसा हम चाहते हैं एक अदृश्य कारावास में बदल जाती है। नेपोलियन हिल समझते थे कि असली मानसिक शक्ति उस समय उभरती है जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर है उसे जाने देते हैं। हिल के जीवन का एक बेहतरीन उदाहरण इस बात को दर्शाता है। 1929 की महामंदी के दौरान उन्होंने देखा कि उनके लगभग सभी व्यापार चौपट हो गए। उन्होंने लगभग वह सब कुछ खो दिया जो उन्होंने तब तक बनाया था। ज्यादातर लोग निराशा के आगे घुटने टेक देते और कई तो फिर कभी उठ नहीं पाए। लेकिन हिल ने अलग तरह से प्रतिक्रिया करने का फैसला किया। वे समझते थे कि वे आर्थिक मंदी को नहीं बदल सकते, वे उन दिवालियापन को नियंत्रित नहीं कर सकते जो देश को तबाह कर रहे थे, लेकिन वे अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते थे। और इसी दर्दनाक प्रक्रिया से, नुकसान और पुनर्निर्माण से उनके कुछ सबसे बड़े उपदेश निकले। सबक साफ था, जब आप उस चीज को छोड़ देते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप कुछ नया और महान बनाने के लिए जगह बनाते हैं। आप कितनी रातें किसी खत्म हुए रिश्ते, किसी कामयाब न हुए काम या किसी गंवाए मौके को लेकर सोचते रहे हैं? मन उन पलों को फिर से जीने पर जोर देता है, मानो किसी तरह वह उन्हें बदल सकता है। लेकिन इसका एक ही नतीजा होता है, लंबा दुख। यह हाथों में पानी थामे रखने जैसा है। जितना जोर से आप दबाते हैं, उतनी ही तेजी से वह बह जाता है। ताकत थामे रखने में नहीं, बल्कि बहने देना सीखने में है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन से किनारा कर लें या सब कुछ निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर लें। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा उस पर केंद्रित करना जो वास्तव में हमारी पहुंच में है। आप नियंत्रित नहीं करते कि कोई कंपनी दिवालिया होगी या नहीं, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप खुद को कैसे बदलेंगे। आप नियंत्रित नहीं करते कि कोई जाएगा या नहीं, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप उसकी अनुपस्थिति से कैसे निपटेंगे। आप शहर के ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप इंतजार के दौरान समय का कैसे उपयोग करेंगे। यह नजरिया बदलना मुक्तिदायक है, क्योंकि यह आपको उस एक चीज के नियंत्रण में वापस लाता है जो वास्तव में मायने रखती है, आपका अपना जवाब। मनोविज्ञान में अध्ययन इस दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने नियंत्रण से बाहर की घटनाओं को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं, उनमें तनाव और चिंता का स्तर कम होता है, साथ ही कल्याण की भावना अधिक होती है। वे अपरिवर्तनीय को बदलने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और इसीलिए उनके पास वास्तव में अंतर लाने के लिए अधिक स्पष्टता और शक्ति होती है। यही एक सामान्य मन को लचीला और अनुकूलनीय मन में बदल देता है। त्याग का अभ्यास छोटी छोटी स्थितियों से शुरू होता है। किसी उड़ान में देरी, सुपरमार्केट में लंबी कतार, योजनाओं में अप्रत्याशित बदलाव। चिढ़ने और शिकायत करने के बजाय रुककर स्वीकार करने की कोशिश करें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब ना है तो उसे छोड़ दें। छोटे छोटे संदर्भों में इस अभ्यास को बार बार करने से बड़ी स्थितियों में, जैसे कि वित्तीय नुकसान या महत्वपूर्ण व्यक्तिगत चुनौतियों में, इसी सिद्धांत को लागू करने की आपकी क्षमता मजबूत होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो सख्त परिणामों से नहीं जुड़ता है, तो आप अधिक हल्केपन से जीना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझते हैं
कि जीवन एक ही गंतव्य तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते दिखा सकता है। जब कोई योजना विफल हो जाती है तो दुखी होने के बजाय आप अनुकूल होते हैं और नए विकल्प ढूंढते हैं। यह लचीलापन ही किसी व्यक्ति को वास्तव में अटूट बनाता है। और यहां एक प्रासंगिक चुनौती सामने आती है। अगले कुछ दिनों में सचेत रूप से किसी ऐसी चीज को छोड़ने का चुनाव करें जो आपके नियंत्रण से बाहर हो। ये किसी ऐसे व्यक्ति की राय हो सकती है जो आपकी यात्रा को नहीं समझता, कोई असंतोषजनक परिणाम हो सकता है, या यहां तक कि रोजमर्रा की कोई छोटी सी निराशा भी हो सकती है। बस उसे जाने देने पर आपको कैसा लगता है, इसे देखें। हर बार जब आप ऐसा कर पाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी ऊर्जा संरक्षित है और उसे वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। संक्षेप में, जाने देना हारना नहीं बल्कि जगह बनाना है। यह अनुमति देना है कि जो जाना है वह जाए ताकि नई संभावनाएं उभर सकें। यह धारा के विरुद्ध संघर्ष करना बंद करना और जीवन के साथ बहना सीखना है, जैसे एक नदी जो चट्टानों को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय उनके चारों ओर से बहती है। जो इस कला में महारत हासिल कर लेता है, उसे पता चलता है कि सबसे बड़ी अनिश्चितताओं के बीच भी शांति से चलना संभव है। क्योंकि जब आप उस चीज को छोड़ देते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो कुछ भी आपकी आंतरिक स्थिरता को नहीं चुरा सकता। खामोशी सबसे कम आंकी जाने वाली लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। एक ऐसी दुनिया में जो कभी रुकती नहीं है, जहां हर कोई लगातार ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, वहां जो खामोशी में महारत हासिल करता है वह एक ऐसा प्रभाव प्राप्त करता है जिसे बहुत से लोग नहीं समझते। लोग मानते हैं कि उन्हें खुद को सही ठहराने, हर चुनाव की व्याख्या करने, किसी भी उकसावे का तुरंत जवाब देने की जरूरत है। हालांकि जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही ज्यादा आप अपनी कमजोरियों को उजागर करते हैं। इसके विपरीत खामोशी रहस्य का एक स्थान बनाती है, अदृश्य शक्ति का एक क्षेत्र जो दूसरों को संदेह और अनिश्चितता की स्थिति में डाल देता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि वास्तव में मजबूत लोगों को अपने कदमों की घोषणा करने की जरूरत नहीं होती। वे चुपचाप आगे बढ़ते हैं और परिणामों को खुद बोलने देते हैं। सोचिए कि आप कितनी बार जल्दबाजी में जवाब देने के लिए आगे बढ़े हैं, केवल बाद में पछताने के लिए। हर खाली जगह को शब्दों से भरने की जरूरत अक्सर पछतावे का कारण बनती है, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं, अनावश्यक जानकारी प्रकट करते हैं और दूसरों को अनुचित लाभ देते हैं। जब आप सही समय पर चुप रहना सीख जाते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति प्राप्त करते हैं जो संचार से परे है। आप स्थिति की गतिशीलता को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। एक बातचीत की कल्पना कीजिए। मेज के दूसरी तरफ व्यक्ति एक प्रस्ताव रखता है और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। खामोशी छा जाती है और जितना ज्यादा आप इसे बनाए रखते हैं वह उतना ही असहज होता जाता है। इसी जगह पर वह ज्यादा बोलना शुरू कर देता है, अनावश्यक विवरण प्रकट करता है, तनाव को तोड़ने के लिए सिर्फ शर्तों को बेहतर बनाता है। यही खामोशी का प्रभाव है। यह दूसरों को पहले आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, जबकि आप अडिग और रणनीतिक बने रहते हैं। और यह सिर्फ बड़ी बातचीत पर लागू नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है तो अपेक्षित प्रतिक्रिया गुस्सा, तत्काल बचाव, उसी तीव्रता से जवाब देना होता है। लेकिन जब आप बस प्रतिक्रिया नहीं देने का चुनाव करते हैं तो दूसरा व्यक्ति स्थिति पर नियंत्रण खो देता है। जो हमला होना था वह हमलावर के लिए निराशा में बदल जाता है, जबकि आप अपनी ऊर्जा को अक्षुण्ण और अपने संतुलन को बनाए रखते हैं। इस तरह का रवैया दूसरों द्वारा आपको देखने के तरीके को बदल देता है। किसी और की तरह किसी भी चीज के सामने फटने के बजाय आप रहस्यमय बन जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से समझा या हेरफेर नहीं किया जा सकता। एक और दिलचस्प बात यह है कि खामोशी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अवलोकन के लिए एक स्थान भी है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अधिक देखते हैं। इशारे, रुकावट, आवाज के स्वर, यह सब मूल्यवान जानकारी प्रकट करता है जो उन लोगों के लिए अप्राप्य होती है जो खुद को थोपने में बहुत व्यस्त हैं।
खामोशी में ही आप पंक्तियों के बीच पढ़ते हैं, छिपे हुए इरादों और छिपी कमजोरियों को समझते हैं। महान नेता और रणनीतिकारों ने इस संसाधन का उपयोग कुछ लोगों की तरह किया है। एक बेहतरीन उदाहरण कॉरपोरेट जगत से आता है। स्टीव जॉब्स, जो अपने रहस्यों को बनाए रखने और रणनीतिक रूप से खामोशी का उपयोग करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे, शायद ही कभी समय से पहले अपने प्रोजेक्ट्स के विवरण प्रकट करते थे। जब वे आखिरकार जनता के सामने कुछ पेश करते थे तो आश्चर्य इतना बड़ा होता था कि प्रभाव कई गुना बढ़ जाता था। इस मामले में खामोशी ने अधिकार, अपेक्षा और स्थायी सम्मान पैदा करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम किया। विज्ञान यह भी बताता है कि खामोशी ज्यादातर लोगों के लिए इतनी असहज क्यों है। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि मानव मस्तिष्क लगातार अंतरालों को भरने की कोशिश करता है। जब कोई रुकावट लंबी हो जाती है तो एक असहजता उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को किसी भी कीमत पर उसे तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसी समय पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रकट करते हैं, जबकि जिसने खामोशी को अपनाना सीख लिया है उसे पता चलता है कि उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसके विपरीत यही वह स्थान है जहां असली ताकत और नियंत्रण की क्षमता छिपी होती है। अगर आप इसे व्यवहार में लाना चाहते हैं तो धीरे धीरे शुरू करें। अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब न दें। गहरी सांस लें, खामोशी को फैलने दें और प्रतिक्रिया देखें। सामान्य बातचीत में बात करने से ज्यादा सुनने का परीक्षण करें और देखें कि कैसे अन्य लोग अधिक खुलने लगते हैं। तनावपूर्ण स्थितियों में व्याख्या देने की जल्दबाजी को रोकें और केवल तभी बोलने की शांति का अनुभव करें जब वास्तव में जरूरत हो। यह अभ्यास जीवन के प्रति आपके रवैये को बदल रहा है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, कि आपको सभी आलोचनाओं का जवाब देने या हर निर्णय को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। खामोशी अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन बन जाती है। यह एक संकेत है कि आप दूसरों की गति से प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी गति और ताल को निर्धारित कर रहे हैं। अंत में जो खामोशी में महारत हासिल करता है उसे सम्मान की तलाश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह इसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है। उसके शब्दों का अधिक वजन होता है, उसके इशारों का अधिक अर्थ होता है और उसकी उपस्थिति का अधिक प्रभाव होता है। जबकि बहुत से लोग सुने जाने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करते हैं, आप पाते हैं कि असली शक्ति कम बोलने और अधिक उद्देश्य और समझदारी से काम करने में निहित है। और जब आप आखिरकार खामोशी तोड़ने का फैसला करते हैं तो हर शब्द एक ऐसी शक्ति ले जाता है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और जब आप इस पर विचार करते हैं तो आपकी आत्म सुधार की यात्रा का अगला कदम आपका इंतजार करता है।